नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा पेपर 5 सामान्य हिंदी और व्याकरण की एक सीरीज स्टार्ट करवाई गई थी, जहां पर सिलेबस में जितने भी निहित पार्ट थे वो सारी चीजें आपको यहां पर कवर कराई गई है। अब सिलेबस में सिर्फ दो ही चीजें बची है। पहली है अपठित गद्यांश और दूसरा है ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद। ये दो चीजें बची है। वो सारी चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश लिखना है, या फिर दूसरी चीज जो हिंदी टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश जो हमारा अनुवाद है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों, आज हिंदी की सीरीज में हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में हम ये दो चीजें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन हमारे ट्रांसलेशन में पार्ट दिया गया है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ये दो चीजें दी गई है। तो यहां पर ये दोनों चीजें 35 मार्क्स की आती हैं। ठीक है, 35 मार्क्स क्या आएगी, जहां पर आपको हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद वो रहेगा 20 नंबर का और इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन रहेगा वो रहेगा 15 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें ऐड की गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो चीजें क्यों ऐड की गई हैं, मतलब इसके पीछे क्या रीजन था। तो यहाँ पर जो हमारे सरकारी काम रहते हैं या फिर दैनिक जीवन में भी आप देखेंगे, तो किसी भी भाषा में या दो भाषाओं में आपकी कमांड होना या उसकी समझ होना, ये चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब आवश्यक हो जाती हैं। आप देखते होंगे कि जो भी सरकारी कार्य रहते हैं वो इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज, जैसे आपके पास कोई लेटर आ गया और वो इंग्लिश में आया, अगर आपको उस भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, या फिर दूसरी चीज अगर आप उसके शब्दार्थ को या फिर उस जो भी शब्द आएंगे उसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो एक कॉन्फिडेंस की बात रहती है, वो भी एक प्रॉपर तरीके से क्या होता है, जनरेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हिंदी में एक अच्छी कमांड होना और इंग्लिश में भी एक अच्छी कमांड होना वो बहुत ही जरूरी होती है। तो एमपीपीएससी का जो पेपर 5 है, वहां पे जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ही है, क्योंकि क्या होता है कि ये दोनों भाषाओं पे ही हम काम करते हैं और आगे चलकर भी आपको ये दोनों भाषाओं की आवश्यकता बहुत होती है। अब क्या होता है कि बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में बहुत ही समस्या आती है, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में ट्रांसलेशन करने की बहुत समस्या आती है। और यहाँ पर जो कि आप देखेंगे कि इसका वेटेज 35 मार्क्स का है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के क्या है, नंबर कटते हैं। यहाँ पे अराउंड वो कभी क्या 15 नंबर ले आए, कहीं 20 नंबर ले आए, तो क्या है, बहुत ज्यादा मार्क्स कटने की क्या होती है, गुंजाइश हो जाती है। तो ये पार्ट अच्छे से करना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर ये क्या है कि ये चीज जो है, ये आपको मैं एक लेक्चर में नहीं सिखा सकता हूं कि आपको एक लेक्चर में बता दूं तो आप सारी चीजें समझ जाएं। आपको हिंदी टू इंग्लिश का जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें, पूरा का पूरा इंग्लिश का व्याकरण को जानने की जरूरत होती है। साथ ही साथ इंग्लिश का जो शब्दकोश है उसको भी आपको तैयार करने की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जब आपको हिंदी का कोई शब्द है, अगर आपको वो इंग्लिश में पता ही नहीं होगा तो आप उसका ट्रांसलेशन कर नहीं पाएंगे। पहली समस्या तो यहां पर आती है। दूसरी समस्या, अगर किसी व्यक्ति का व्याकरण कमजोर है, अगर उसको इंग्लिश के सारे व्याकरण या उसको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है अच्छे से, कि कहां पर हमको ए एन दा का यूज करना है, कहां पर हमको एजमआर का यूज करना है, कहां पर हमको टेंस यूज करना है अच्छे से, कहां पर हमको वॉइस यूज करना है अच्छे से, या फिर नरेशन, बहुत सारी ऐसी चीज होती है। और मॉडल्स होते हैं जहां पर हमको कैन शुड कहां पर यूज करना है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब ये चीज क्या होती है कि एक दिन में डेवलप तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें एक लगती है एक सतत प्रक्रिया, जहां पर आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर दूसरी चीज, जब आप लगातार इंग्लिश के शब्दकोश को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाकर आप एक अच्छा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको ये दो भाषाओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तब जाकर आप इसमें क्या करेंगे, अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे। अब होती क्या है कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जहां पर क्या है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में उनको भी समस्या आती है। अब आप देखते होंगे
कि कई ऐसे प्रशासनिक शब्द होते हैं जहां पर आपको हिंदी में दे दिया जाता है, आपको या तो हिंदी में तो पता है, ठीक है, लेकिन आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, या तो इंग्लिश में पता है तो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको बहुत सारी समस्या खड़ी होंगी, और इसके लिए तैयार करना है कि आपको दोनों भाषाओं का पहली चीज जो शब्दकोश आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको हिंदी के शब्द इंग्लिश में और इंग्लिश के शब्द हिंदी में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप सबटाइटल से मूवीज देखिए, ठीक है। तो इन चीजों से, और दूसरी चीज जो एक है ग्रामर पार्ट, क्या है आपका ग्रामर पार्ट, आप एक बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कहां पे आपको एन दा का यूज करना है, कहां पर आपको इजमार का यूज करना है, कहां पे टेंस यूज करना है, नरेशन यूज करना है, वॉइस यूज करना है। ये सारी चीजें आपकी तो आराम से बन जाएगी, क्योंकि ये व्याकरण संबंधी चीजें हैं। जैसे आपको हमने हिंदी में पढ़ाया, हिंदी में आपको सारी चीजें बताई कि कहां पर अलंकार लगेगा, कैसा अलंकार होगा, उपसर्ग क्या, प्रत्यय क्या, प्लस आपको विराम चिन्ह, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट कराई गई। तो आपको हिंदी का व्याकरण तो ठीक है समझ में आ गया है, लेकिन आपको इंग्लिश का व्याकरण, जिन बच्चों का कमजोर है, जिनको नहीं पता है कि कहां पे ऐसी चीजें यूज करनी है, उनको इंग्लिश का ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता होगी। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जहां पर आपको एक क्या है लंबे समय तक कार्य करना पड़ेगा, वो है शब्दकोश का, मतलब वोकैब्स का। यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का शब्दकोश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों जब भी हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद क्या होता है, एक भाषा का दूसरी भाषा में क्या करना, अपने विचार प्रस्तुत करना। तो यहां पे आपको बता देते हैं कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद एक भाषा का दूसरी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करना, विचार प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है, ठीक है। यहां पे आप समझ गए कि यहां पे क्या होगा, अनुवाद क्या होगा, एक भाषा का दूसरी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करना ही अनुवाद कहलाता है, ठीक है। यहां पे आप अनुवाद समझ गए। अब अनुवाद में एक दो शब्द चलते हैं, जहां पर क्या होगा, एक होती है स्रोत भाषा, एक होता है स्रोत भाषा, और दूसरी होती है लक्ष्य भाषा। अब हम यहां पर देखेंगे कि स्रोत भाषा क्या होती है और लक्ष्य भाषा क्या होती है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि स्रोत भाषा वो होती है जब भी जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा सिट डाउन, ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिख दिया, सिट डाउन। अब हम इसका क्या अनुवाद जब करेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा, बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ होगा। लेकिन यहां पे जो सिट डाउन है, सिट डाउन क्या हुआ, अपन क्या कर रहे हैं, इस भाषा का मतलब इंग्लिश भाषा का अनुवाद कर रहे हैं, किसमें, हिंदी में। तो यहां पे जो सिट डाउन होगा वो क्या होगा, वो स्रोत भाषा होगी। और अगला क्या है, लक्ष्य भाषा। तो लक्ष्य भाषा का मतलब है जिस भाषा में अनुवाद किया जाए, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लक्ष्य भाषा। जैसे यहां पर क्या है, सिट डाउन लिखा हमने, अब सिट डाउन का हिंदी क्या लिखा, बैठ जाओ। तो बैठ जाओ यहां पे क्या होगा, बैठ जाओ होगा हमारा लक्ष्य भाषा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है, चूंकि ये अनुवाद का पार्ट है, अब अनुवाद में आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है कि स्रोत भाषा क्या होती है और लक्ष्य भाषा क्या होती है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें समझा दी गई है। सो स्रोत भाषा वो भाषा होती है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये 2 चीज समझा दी गई। तो इसकी ही संभावना है जो आपको 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। बाकी जो आपका 35 मार्क्स का आएगा वो आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ही आएगा। तो वहां पे आपको क्या है, वहां पे आपको मैंने सारी चीजें बता दी गई है कि आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है, किस तरीके से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं।
वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, आप बस क्या करिए, आप जो है शब्दकोश स्ट्रॉन्ग करिए अपना, आप इंग्लिश का, हिंदी का। अब आपको एक चीज और देखे होंगे कि कई, जैसे पिछली बार आया था आदेशानुसार, ठीक है, तो क्या होगा, बाय ऑर्डर, है ना। इस तरीके के प्रशासनिक शब्द जो यूज होते हैं वो भी परीक्षा में आने के लिए आ सकते हैं। मतलब उन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से किन शब्दों का प्रशासनिक शब्दों में प्रयोग होता है। अब जैसे आप प्रशासनिक शब्दावली तो पढ़ते ही हैं, अब प्रशासनिक शब्दावली जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्या है ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने में आपको क्या करेंगे, आसानी देंगे। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करिए, जो आप पहले दोनों का ग्रामर समझ लीजिए, दोनों का ग्रामर समझने के बाद कहां पे हमको विराम चिन्ह उपयोग करना है, कहां पे हमको का की किस तरीके की चीजें यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए। और जो मूल चीज है इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर आप पढ़िए, जहां पे आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, इज एम आर, मॉडल्स, ये सारी चीजें जानने की आवश्यकता होगी। अगर आपकी ये दोनों चीजें डेवलप हो जाएंगी उसके बाद आप शब्दकोश तैयार करिए, और एक सतत प्रक्रिया से आप दोनों चीजों को जब पढ़ेंगे, दोनों का शब्दकोश स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे भाषा का ज्ञान डेवलप होगा और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो अगला पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, हम वो देखेंगे। लास्ट पार्ट क्या है दोस्तों, यहां पर हम आपको बताएंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश है। यहां पर हम अपठित गद्यांश देखेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं दोस्तों, ये भी 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब इसमें लोगों को समस्या आती क्या है, मैं ये चैप्टर डिस्कस क्यों कर रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि जिस तरीके से प्री एग्जाम में जो पेपर, जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो गद्यांश आता है आप उसका आंसर लिख देते हैं कि हाँ जैसा लिखा है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा ही आंसर लिख दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई सा भी गद्यांश दिया है, तो उसका एक सही भावार्थ के साथ, सही भावार्थ के साथ आंसर देना ही सही कहलाया जाता है, और तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अब अपठित गद्यांश होता क्या है, तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। अपठित, अपठित मतलब क्या होता है, जो पढ़ा हुआ ना हो, पढ़ा हुआ ना हो, मतलब ऐसा कोई गद्य या ऐसा कोई लेख जो पढ़ा हुआ ना हो, वही कहलाता है अपठित गद्यांश। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो गया अपठित गद्यांश। अब यहां पर आपको किसी भी विषय के बारे में एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश से संबंधित रिलेटेड क्या होंगे, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि आपको ये गद्यांश पढ़िए और उस गद्यांश से आप ये क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार ऐसे गद्यांश आ जाते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी अलग से आ जाते हैं जहां पे आपको ये समझने की आवश्यकता होती है कि उस लेख का भावार्थ कह क्या रहा है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये आपने गद्यांश तो पढ़ लिया, लेकिन इससे आपने समझा क्या। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपसे उससे का भावार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, पहले चीज कि वो जो देखते हैं अपठित गद्यांश को, उसमें ही उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन कई बार जब आप उस गद्यांश को, उसका भावार्थ नहीं समझ पाएंगे तो आप उसका आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको उस भावार्थ को अच्छे से पढ़कर उसे समझने की आवश्यकता है, और उसके बाद उसका एक सही और प्रॉपर आंसर क्या होगा वो आपको जानने की जरूरत होती है। अब देखिए, जब भी आपको कोई अपठित गद्यांश दे दिया जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसका शीर्षक लिखने का। ठीक है, पूछा ही जाता है कि आप इसका शीर्षक बताइए कि इसका उपर्युक्त गद्यांश का क्या ही सबसे बेस्ट शीर्षक होगा। तो वहां पे जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो बच्चे पहली गलती यहां पे कर देते हैं, अगर उनने शीर्षक गलत किया तो वहां पर उसके 4 मार्क्स सीधे चले जाते हैं, मतलब मिलते ही नहीं। तो यहां पर आपको किसी भी लेख को समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर आपको क्या है, यहां पे एक सही शीर्षक पहचानने की आवश्यकता होती है, और ये शीर्षक मतलब ये शीर्षक आप तब सही पहचान पाएंगे जब आपको एक सही समझ डेवलप होगी, जब आप उस गद्यांश को पढ़कर उसका सही भावार्थ निकालकर ये समझ पाएंगे कि इस गद्यांश का मूल उद्देश्य क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिखेंगे कि हाँ इसमें क्या भावार्थ निकल रहा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन सही फिट बैठेगा, या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आप बेस्ट तरीके से क्या आंसर दे सकते हैं, वो चीज आप वहां पे लिखेंगे। अब कई बार दोस्तों ऐसा भी देखने को मिला है कि मान लीजिए किसी भी गद्यांश में कुछ ऐसा शब्द दे दिया गया जहां पर क्या होता है,
जहां पर उनका उस शब्द का या तो आपसे संधि पूछ लिया जाएगा या तो समास पूछ लिया जाएगा। ठीक है, संधि, समास या फिर अनेक शब्दों में एक शब्द, अनेक शब्दों में एक शब्द, मतलब किसी भी गद्यांश को थोड़ा टफ बनाने के लिए ये वाला काम किया जाता है। तो उस गद्यांश में आपको संधि भी पूछ सकता है, समास भी पूछ सकता है, अनेक शब्दों में एक शब्द भी पूछ सकता है, साथ में पर्यायवाची भी पूछ सकता है कि उस गद्यांश में जो भी उसके ऐसे शब्द मिल गए जो थोड़ी सी टफ होंगे या थोड़ा सा पेपर को और थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, तो वो क्या है, इन सभी चीजों का मिश्रण कर सकता है। तो आपको उन 4 या 5 क्वेश्चनों में ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको संधि, समास, अनेक शब्दों में एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब पढ़ा ही दिए गए हैं। बस आपको वहां पर उस शब्द को जानकर और उसका संधि समास अलग कर पहचानने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से जो 20 मार्क्स का अपठित गद्यांश होगा वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, आपको लिखना पड़ेगा समझकर, और उसका सही आंसर ही लिखेंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे 15 से 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आराम से। अगर आप उसका अच्छा आंसर नहीं देंगे तो वो आपको 10 से 12 नंबर में देकर छोड़ देगा। यहाँ पे आपको सीधे सीधे 5 से 6 नंबर का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा गद्यांश लिखना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों क्या है, एमपीपीएससी में क्या होता है कि एक एक नंबर आपके लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप वो एक एक नंबर को सही तरीके से नहीं सजोएंगे तो वो एक एक नंबर लास्ट में 30 से 40 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो आपको सिलेक्शन से बाहर करने के लिए काफी होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने सही लिखा है तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, अब संक्षेपण पल्लवन ऐसा हो गया कि किसी का भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें तो मार्क्स कटने ही हैं, लेकिन जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं वहां पे तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करिए। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरीके से इन सब चीजों को सही करते हैं। अब आपकी जो बात है, अब देखिए क्या है, ये टोटल 12 लेक्चर हो गए हैं हिंदी के। आपको यहाँ पर सारे 12 लेक्चर में सारी चीजें समझा दी गई हैं और ये भी बता दी गई है कि किस किस तरीके से कहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब यहां पर आपकी डिपेंडेंसी बनती है या आपका ये कर्तव्य बनता है कि यहां पर आप सारी चीजों की प्रैक्टिस करें। यहां पे आप संधि, समास, अनेक शब्दों में एक शब्द, पर्यायवाची, विराम चिन्ह, जितनी भी सारी चीजें हैं, अलंकार हो गया, पारिभाषिक शब्दावली, मानक शब्दावली, ये जितनी चीजें हैं आपको पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। और इसी से ही आप जब सारी चीजें पढ़ लेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगी, तो आपको क्या है, अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहां पे आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया गया है। जो जो चीजें सिलेबस में लिखी हुई हैं वो सारी चीजें यहां पर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई हैं। प्लस सबसे मेन चीज जो कि आपको बता देते हैं कि यहां पर जब ये 2 चीजें कंप्लीट होंगी तो अब आपका जो मेन काम रहेगा वो आपको काम करने का रहेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, संक्षेपण और पल्लवन लिखने में, और जो व्याकरण संबंधी चीजें हैं, संधि समास को पहचानने में। ये चीजें जब आप पहचान लेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, यहां पे आपका पेपर 5 जो सामान्य हिंदी और व्याकरण का जो पार्ट है, ये आपका जो 200 मार्क्स का आता है, ये क्या है, ये कंप्लीट हो गया है, पूर्णतः कंप्लीट करा दिया गया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे के लेक्चर में हम पेपर 6 की तैयारी करेंगे। पेपर 6 की तैयारी करेंगे जो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। यहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, आपको किस तरीके का निबंध लिखना है, निबंध में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण बच्चों के नंबर कटते हैं, या फिर किस तरीके से एक क्रमबद्ध रूप से एक अच्छा निबंध लिखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। प्लस आपको आगे वाले लेक्चर में शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है, जितने भी पत्र प्रपत्र होते हैं उनका प्रारूप बताया जाएगा कि एक बिल्कुल परफेक्ट प्रारूप क्या होगा, आपको किस तरीके से वो प्रारूप लिखना है या किस तरीके से आपको पत्र लेखन करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। प्लस आपको क्या बताया जाएगा, उसमें जो प्रतिवेदन आता है आपका, प्रतिवेदन भी आपको पूर्ण कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पेपर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हम आगे पेपर 6 की तैयारी करेंगे, जो ये पेपर भी क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पर हम पेपर 6 की तैयारी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।